हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज हम लोग उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। वीडियो नंबर 35 में डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट को, वीडियो नंबर 34 में हम टॉपिक को शुरू किए थे। वीडियो नंबर 27 में हम पूरे सिलेबस को डिस्कस किए हैं। जिसको भी सिलेबस से रिलेटेड कोई भी डाउट है वो पहले वीडियो नंबर 27 को देखे। उसके बाद अगर कोई डाउट फिर भी बच जाता है तो वीडियो नंबर 27 के कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को लिखो, मैं इमीडिएटली रिप्लाई करूंगा। ठीक है, चलो अब हम लोग पढ़ रहे थे डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसका दो कॉन्सेप्ट है। डिटर्मिनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट के अंदर दो चीजों के ऊपर इन्वेस्टमेंट डिटर्मिन होता है। फर्स्ट है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट और दूसरा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमसे कनेक्ट होने का सारा लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ना यूट्यूब के, उसमें पूरा का पूरा डिटेल में तुम लोगों को बताया गया है कौन किस तरीका, मतलब उसमें इंस्टाग्राम के भी लिंक दिए गए हैं, टेलीग्राम चैनल के, व्हाट्सएप ग्रुप के, सभी चीजों का लिंक दिया गया है। तुम वहां से जाके सभी चीजों को ज्वाइन करके हमसे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद सर, उसके बाद ये कि तुम पढ़ाई अच्छे से करो। तुम्हारा जिम्मेदारी पढ़ाई का हमारा है और तो हमें भरोसा है तुम हमारे नाम डूबने नहीं दोगे। तुम कॉमर्स के पढ़ाई के, कॉमर्स के बच्चों के पढ़ाई का जिम्मेदारी, ये जो ऊपर ब्रांड का लोगो है ना, इस लोगो का जिम्मेदारी है, याद रखना। हो सकता है मैं चला जाऊं, कोई और आ जाए मेरी जगह में, हो सकता है बाकी टीचर्स भी चेंज हो जाएं, यहां पर आ जाएं, ऐसा होगा नहीं, लेकिन मान लेते हैं किसी भी रीजन से हम चले जाएं, कोई और आ जाए, लेकिन ये जो उद्देश्य ब्रांड है वो कॉमर्स के बच्चों के लिए है और वो उन्हीं का ब्रांड है। और हमेशा याद रखना, हम कॉमर्स के बच्चों के लिए हमेशा हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहेंगे। अभी हम CHSC और बीकॉम के बच्चों को पूरा फ्री में लाइफ टाइम पढ़ाने का वादा कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम बहुत सारे बच्चे होने के बाद हम कोर्सेज को पेड कर देंगे, हम जीवन भर फ्री रखेंगे, इसको हमेशा फ्री रखेंगे। हम कभी भी इसको पेड नहीं करेंगे। हम हमेशा यूट्यूब पे पूरा फ्री में हर बार सभी सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के सभी वीडियोस को इसी अच्छे क्वालिटी के साथ नोट्स के साथ अपलोड करेंगे। ठीक है, वो CHSC के केस में भी होगा, CHSC क्लास 11th 12th का, बीकॉम का, और हमारे CBSE का भी एक चैनल है, वहां पे हम सारा कंटेंट अपलोड नहीं करते, लेकिन बहुत सारा कंटेंट वहां पे भी हम लोग अपलोड कर देते हैं। ठीक है, चलो अब आ जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो सर ये CBSE का कौन सा चैनल है, सारा लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर देख लो। डिटर्मिनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट में दो कॉन्सेप्ट है, एक मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट और दूसरा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब मैं तुमसे बात करूंगा एक छोटे से कॉन्सेप्ट को लेकर। कोटा फैक्ट्री वाला कॉन्सेप्ट याद है, लास्ट क्लास में हम कर रहे थे, अब उसी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो सर ये तो हमें याद आ रहा है। हाँ देखो, ये मशीन था जिसमें 200 लोग अंदर जाते थे तो बाहर कितने निकलते थे, एक। तो सर बाकी कहां जाते थे, बहुत सारे बच्चों को तो सुंदर कन्या मिल जाती थी, तो वो लोग उसके पीछे पीछे ऑटोनोमस इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट की तरह चले जाते थे। याद करो, बहुत सारे बच्चों को सुंदर कन्याएं मिल जाती है, जब सुंदर कन्याएं मिल जाती है तो वो लोग इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट की तरह उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। ऑटोनोमस की तरह रिजिड होना पड़ेगा, तुम्हें बदलना नहीं है, तुम्हें पढ़ाई करना है, अपने गोल को अचीव करना है, तुम्हें सुंदर कन्या देख के बदलना नहीं है। ऑटोनोमस से इंड्यूस्ड में ट्रांसफर नहीं होना है, हमेशा ऑटोनोमस बने रहना है। ठीक है, तभी जाकर सक्सेस मिलेगा। तो अब ये मशीन था, कितने का मशीन था, 100 करोड़ का मशीन था। हम क्या किए थे, 10 करोड़ खुद का लगाए थे, 90 करोड़ लोन ले आए थे बैंक से, इंटरेस्ट था एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो सालाना मुझे कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा सर, 90 करोड़ का इंटू 10%, मतलब साल का 9 करोड़ रुपीज आपको लोन देना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट कम हो जाएगा, लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ जाएगा। तो हम ये समझ लिए थे, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, ROI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बहुत लोग समझते हैं, लेकिन मैं जो ROI लिखा हूं, इस ROI का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो इन्वेस्टमेंट हाई होगा। बात समझ में आया। अब मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, MEI बोलते। अब ये मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है, देखो बच्चों मैं बैठ के पढ़ा रहा हूं, ठीक है,
किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलना, मैं अभी के लिए इस क्लास के लिए सिर्फ एक बार बैठ के पढ़ा रहा हूं, ठीक है। देखो ध्यान से सुनना, एमईआई क्या होता है? मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट देखो सर, मुझे हालांकि बैठ के पढ़ाना उतना अच्छा नहीं लगता, मैं खड़े होकर पढ़ाता हूँ, लेकिन मेरे पैर में थोड़ा सा दिक्कत है, इसी वजह से मैं आज बैठा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा बैठ के पढ़ाता हूँ, मुझे खड़े होकर पढ़ाना ज्यादा पसंद है, और बच्चों को भी ज्यादा पसंद आता है जब मैं खड़े होकर पढ़ाता हूँ, ठीक है। देखो एमईआई, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, एमईआई क्या होता है? अगर मैं, ध्यान से सुनना, हाँ मैं अभी सीरियस बात करूंगा, मैं बिल्कुल भी मजाक मस्ती नहीं करूंगा, पूरे सीरियसली समझेंगे, उसके बाद सुंदर कन्या के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये सुंदर कन्या को साइड में रख देते हैं अभी। सर ये सुंदर कन्या नहीं दिख रही है, देखो अभी सुंदर कन्या दिखेगी। सर ये बिंदी लगा दो सुंदर कन्या के पास, झुमके भी पहना दो, लो झुमके भी पहना दिया। सर अब सुंदर कन्या दिख रही है? हाँ, बहुत से बच्चे तो खुश हो रहे हैं, हाँ जीवन में हमें भी एक सुंदर कन्या मिलेगी। हाँ मिलेगी बच्चों, अगर पढ़ोगे लिखोगे तो जरूर मिलेगी, अगर इसी तरीके से आवारागर्दी करोगे तो सुंदर कन्याएं नहीं मिलेगी, ठीक है। तो पढ़ाई लिखाई करो। सर क्या सुंदर कन्या भी जूते पहनती है? सुंदर कन्या जूते पहनती भी है और जूते से मारती भी है, तो दोनों तरीके से बच के रहना, ठीक है। देखो हील वाली सैंडल पहनती है सुंदर कन्याएं, सॉरी गलत बन गया यार सर, आप अच्छे से बनाओ, अच्छे से बनाओ, सुंदर कन्याएं। अरे वाह सर, मजा ही आ गया। सर ये सुंदर कन्या का दूसरा हील को क्या हो गया? देखो, तो हम ये सुंदर कन्या के बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे, मैं सुंदर कन्या के बारे में बहुत मजेदार चीजें बताने वाला हूं, और ध्यान रखना ये सुंदर कन्या अभी साइड में रुकेगी, ठीक है। बिकॉज हम कौन है? हम हैं ऑटोनोमस, हम बदलेंगे नहीं, हम पढ़ाई पे ध्यान देंगे, हम सुंदर कन्या को रख देंगे साइड में, और हम पढ़ेंगे। अब देखो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, ध्यान देना, एमईआई। देखो मान लो मैं किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करता हूं, 100 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट किया, ठीक है। मान लेते हैं मैं किसी बिजनेस में 100 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट किया। अब तुम्हें क्या लगता है मैं इन्वेस्ट क्यों किया? प्रॉफिट कमाने के लिए, ऑब्वियस सा बात है। बिना प्रॉफिट के कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? इससे अच्छा तो मैं पैसे को चुपचाप से बैंक में रख दूंगा और आराम से सोऊंगा। मैं किसी बिजनेस में इन्वेस्ट क्यों करूंगा? मैं इन्वेस्ट इसीलिए किया हूं ताकि मुझे बहुत अच्छा खासा वहां से प्रॉफिट हो सके, ठीक है। तो अब मुझे, मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है? मान लो इस बिजनेस में 100 करोड़ इन्वेस्ट करके मैं कमा रहा हूं 20 करोड़, सालाना 20 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस 20 करोड़ को हम बोलेंगे मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब हमें ये इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ रुपीज क्या जनरेट करके दे रहा है? ये 100 करोड़ रुपीज हमें 20 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। सर क्या ये हमारा प्रॉफिट परसेंटेज के साथ इक्वल होगा? नहीं बच्चों, प्रॉफिट परसेंटेज के साथ इक्वल नहीं होगा। तुम मतलब कॉन्सेप्ट को अभी पूरी तरीके से नहीं समझे हो। प्रॉफिट परसेंटेज और इसमें अलग अलग बातें। मान लो एग्जिस्टिंग बिजनेस था मेरा, जिसमें इन्वेस्टमेंट मैं किया था 100 करोड़, या मान लेते हैं 10 करोड़ किया था इन्वेस्टमेंट, और मुझे प्रॉफिट हो रहा था 2 करोड़ का। तो मेरा परसेंटेज कितना था? प्रॉफिट परसेंटेज 20% का प्रॉफिट था। ये मेरा एग्जिस्टिंग बिजनेस था। अब मैं क्या डिसीजन लिया कि इस बिजनेस को बड़ा किया जाए, इतना बड़ा किया जाए कि इसमें और इन्वेस्ट किया जाए। तो मैं क्या कर दिया? प्लस एडिशनल इन्वेस्टमेंट। मैं एक बड़ा फैक्ट्री और बैठा लिया। मेरा पुराना फैक्ट्री था, उसमें छोटे छोटे मशीन्स लगे हुए थे। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ था? 10 करोड़ रुपए का हुआ था। अब मैं बगल में एक बड़ा मशीन और लगा लेता हूं।
या मैं उसी मशीन को रिप्लेस करके उसके जगह में एक बड़ा मशीन लगाने का डिसीजन लिया, तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट लग जाएगा और 90 करोड़ रुपए का, या और 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लग जाएगा मान, और 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लग जाएगा। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, पहले 10 करोड़ था, अब 100 करोड़, 110 करोड़। मुझे अब प्रॉफिट कितना हो रहा है, अब प्रॉफिट मुझे हो रहा है मान लेते हैं 20 करोड़ का। तो परसेंटेज क्या निकलेगा, दिस इज प्रॉफिट परसेंटेज। तो अब प्रॉफिट परसेंटेज क्या निकला बताओ, प्रॉफिट परसेंटेज मतलब प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जिसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। हम प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं, हम प्रॉफिट ऑन सेल्स नहीं निकाल रहे हैं। जो परसेंटेज हम नेट प्रॉफिट का परसेंटेज पढ़ते हैं वो हम सेल्स पे निकालते हैं, अभी मैं इन्वेस्टमेंट पे निकाल रहा हूं। तो ये जो मेरा है अभी कितने का निकला, अभी अगेन मेरा 20% का निकला। लेकिन मुझे ये बताओ, मैं एक्स्ट्रा नहीं, अभी 20% का थोड़ी, अभी मेरा एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, ये हम एक्स्ट्रा लिखे हैं ना, मैं गलती लिख दिया। तो यहां पे और 18 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, टोटल 110, और टोटल प्रॉफिट कितने का हो गया, 20 करोड़ का। मैं गलत कॉलम में लिख दिया, ठीक है। तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना हुआ, 20 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 100, निकाल लेना जो भी होगा। लेकिन मेरा एक्स्ट्रा एडिशनल इन्वेस्टमेंट की वजह से मुझे एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 18 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, मतलब 18% का और प्रॉफिट हो रहा है। तो इस 18% को मैं बोलूंगा मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्योंकि वर्ड मार्जिनल लगा है ना बच्चों, मार्जिनल का मतलब क्या होता है, 11 तुम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे सेमेस्टर 1 के केस में, या फिर तुम 11th में भी माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़े हो। मार्जिनल का मतलब क्या होता है, मार्जिनल का मतलब होता है चेंज। अगर हम एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट की वजह से हमें जितना एक्स्ट्रा इनकम होगा उसे हम बोलते हैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो मैं जब ये 100 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया, तो इस 100 करोड़ के वजह से मुझे एक्स्ट्रा कितना कमाई हुआ, 18 करोड़ का। टोटल तो मेरा कमाई 20 करोड़ का हुआ, लेकिन एक्स्ट्रा कमाई कितने का हुआ, एक्स्ट्रा कमाई हुआ 18 करोड़ का, क्योंकि 2 करोड़ तो मैं पहले भी कमा रहा था, अब मैं 20 करोड़ कमा रहा हूं, तो एक्स्ट्रा कितना कमा रहा हूं, 18 करोड़। एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कितना लगा, 10 करोड़ तो मैं पहले भी इन्वेस्ट कर रखा था, अब मैं एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट किया 100 करोड़ का। तो अब मेरा मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट जो निकलेगा वो एडिशनल से निकलेगा, ये मेरा बन गया 18% का, ठीक है। अब मान लेते हैं ये 100 करोड़ रुपए में से मैं लोन लेने गया था, बैंक वाला मुझे लोन कितना परसेंट पे दिया था, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दिया था। तुम्हें क्या लगता है, 10% पे पैसे बैंक से लाओ और बिजनेस में इन्वेस्ट करके 18% कमाओ, तो नेट में तुम्हारा कितना बचेगा, नेट में तुम्हारा 8% का प्रॉफिट बचेगा। नेट में 8% का प्रॉफिट बचेगा, क्योंकि 10% जो हम 18% कमाएंगे उसमें से 10% तो बैंक वाला इंटरेस्ट ही ले जाएगा। मतलब हमारे कैपिटल का कॉस्ट कितना है, 10% का, तो बचेगा कितना, एक्स्ट्रा कितना बचेगा, 8% ही बचेगा। तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम कंपेयर करते हैं आपस में। कैसे कंपेयर करते हैं, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट मस्ट ऑलवेज बी ग्रेटर देन, क्या होना चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये हमेशा होना चाहिए, तभी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। मतलब हम इन्वेस्ट करके जो एक्स्ट्रा पैसा कमा रहे हैं, उस एक्स्ट्रा पैसे में जो जो रेट ऑफ रिटर्न निकल रहा है वो बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज कुछ तो एक्स्ट्रा बचना चाहिए ना इन्वेस्ट करके, बिकॉज रिस्क भी ले रहे हैं। यहाँ पे बैंक को 10% दे रहे हैं, कमा 18% रहे हैं, बच रहा 8% है, ये 8% बच रहा है, इसके बदले में हम क्या लिए हैं, रिस्क। तो ये रिस्क के बदले 8% बच रहा है, तो इसीलिए मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट मस्ट बी ग्रेटर देन आरओआई। तो अब यहां पे एक टेबल बनाएंगे। सर क्या टेबल बनाएंगे, लिखो MEI। सर हम कहां लिखें, हम बच्चे हैं, हमारे पास बुक नहीं है, कॉपी में लिखो नालायकों, कॉपी तो बनाए होगे एक, या पेपर फाड़ लाओ कहीं न्यूज़पेपर के पीछे लिख लो और उसको संभाल के रख लेना, ठीक है। चलो, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, इफ MEI इज हाई, अगर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो उस केस में इन्वेस्टमेंट क्या होगा, बढ़ेगा। इफ MEI इज लो तो उस केस में क्या होगा, इन्वेस्टमेंट भी कम होगा। इसका मतलब ये हो गया हायर द बेटर, MEI हायर द बेटर, हायर द बेटर।
वहीं पे अगर हम आरओआई का बात करें तो आरओआई के केस में लिखे थे सर हम आरओआई का, हाँ मैं फिर से लिखवा रहा हूं, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हाई देन इन्वेस्टमेंट क्या होगा, कम होगा। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लो तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब ये है आरओआई लोअर द बेटर, लोअर द बेटर। ठीक है, बात समझ में, एमईआई और आरओआई का कॉन्सेप्ट। हाँ सर, सर आप फोन क्यों देख रहे हो? फोन में इसीलिए देख रहा हूं क्योंकि सुंदर कन्या का मैसेज आया है। सुंदर कन्या क्या बोल रही है? सुंदर कन्या बोल रही है सर, अच्छा ये स्टूडेंट है, सर से शुरू हुआ मतलब ये स्टूडेंट है। ठीक है, मैं व्हाट्सएप में मैसेज आया, मैं प्रोफाइल पिक देख के बता रहा था सुंदर कन्या कुछ बोल रही है, मैसेज खोला तो सर लिखा हुआ है, सर मतलब ये हमारी स्टूडेंट है। अब ये स्टूडेंट क्या बोलती है, सर एग्जाम नजदीक है, नोट्स कब मिलेगा? ये क्वेश्चन आया है हमारे पास अभी व्हाट्सएप में, नोट्स कब मिलेगा, एग्जाम नजदीक है, हमें नोट्स चाहिए। तुम एक काम करो बच्चों, नोट्स के लिए तुम टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। मैं जल्द ही टेलीग्राम ग्रुप में सारा नोट्स को अपलोड कर दूंगा ताकि कोई भी बच्चा जिसको नोट्स चाहिए वो वहां से जाकर ले पाए। ठीक है, तो तुम टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखो और मैं वहां पे सारे नोट्स को अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अब सर हमारी सुंदर कन्या के बारे में बात करो, चलो तुम्हारी सुंदर कन्या के पास। सर, सर आप सुंदर कन्या के बारे में बात करते हैं, ये सुंदर पुरुष के बारे में क्यों बात नहीं करते? ये पुरुष नालायक होते हैं, ये लोग नालायक है, ये पढ़ाई नहीं करते, ये देखो अब सुंदर कन्या है, ध्यान रखना बच्चों, जीवन में, जीवन में सर आप बाल कलर कर रहे हैं इसका? हाँ मैं बाल कलर कर रहा हूं। टिडिंग टिडिंग, सर पढ़ा लो सर, ये सब मत करो, एग्जाम नजदीक है। पढ़ेंगे बच्चे, हमेशा पढ़ाई करना ठीक नहीं। इसका डिंपल बना दे, डिंपल। ये मुस्कुरा रही है सुंदर कन्या, जब ये मुस्कुरा रही है तो इसका डिंपल बन गया। ठीक है, चलो सर जीवन में क्या याद रखना, जीवन में याद रखना सुंदर कन्या आएगी, सुंदर कन्या जाएगी, तुम्हें टिके रहना है पढ़ाई के साथ। ठीक है, एक चीज और याद रखना, 10th का मार्क्स और 11th का प्यार किसी काम का नहीं होता। क्लास 10th की मार्क्स कोई काम नहीं आता, क्लास 11th का प्यार भी कोई काम नहीं आता जीवन में, हमेशा याद रखना। ठीक है, चलो सर ये तो बढ़िया चीज बताया आप, ये तो हमारे साथ हुआ है, हम बीकॉम में आ गए, 11th में जो प्यार मोहब्बत हम करते थे वो किसी काम का नहीं था। मैं बोला ना, 10वीं की परीक्षा का मार्क्स और 11वीं में जीवन से परीक्षा, जीवन के परीक्षा मतलब जीवन में जो 11वीं क्लास में सुंदर कन्या आएगी या सुंदर कन्या के जीवन में जो हैंडसम पुरुष आएगा वो किसी काम का नहीं होगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना पढ़ाई ही तुम्हारे साथ जीवन भर चलेगा, बाकी चीजें नहीं चलेगी। तो ध्यान से पढ़ाई करो, हम अपलोड कर रहे हैं सारे वीडियोस और तुमको पढ़ाई करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, रुकना नहीं है। देखना मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट फटाफट से पढ़ेंगे, देखो पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं, अब सिर्फ फटाफट से बुक के लैंग्वेज को रीड करेंगे और हमारे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। एमईआई रेफर्स टू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट, एडिशनल वर्ड लगाया, देखो मैं बताया था ना, जो एक्स्ट्रा 100 करोड़ रुपए में लगाया था उस एक्स्ट्रा पैसे में से मैं कितना एक्स्ट्रा रुपए कमाया, वो है मेरा एमईआई। ठीक है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ एमईआई इज डिटरमिन्ड बाय टू फैक्टर। एमईआई का डिटर्मिनेशन होता है सप्लाई प्राइस से और प्रोस्पेक्टिव यील्ड से। इट रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द न्यू एसेट of that kind, it is that price at which the new capital asset can be supplied or replaced.
किस प्राइस पे हम नया कैपिटल एसेट को खरीदेंगे या किस प्राइस पे हम नया कैपिटल एसेट को पुराने को रिप्लेस करके नया लगा सकते हैं, वो तो हो गया सप्लाई प्राइस। और प्रोस्पेक्टिव यील्ड का मतलब रिटर्न का रेट, कितने रिटर्न पे हम लोग कमाएंगे। जैसे मैंने हमारे एग्जांपल में हम 100 करोड़ एडिशनल रुपए लगाकर हम कितना कमा रहे थे, 18% एक्स्ट्रा कमा रहे थे, 18 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा कमा रहे थे। तो ये हो गया प्रोस्पेक्टिव यील्ड। तो सप्लाई प्राइस क्या है, सप्लाई प्राइस था 100 करोड़, जो 100 करोड़ का मैं नया मशीन लगा रहा था ना कोटा फैक्ट्री में, वो था हमारा सप्लाई प्राइस। ठीक है, चलो उसके बाद से रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पढ़वा दो। रेट ऑफ इंटरेस्ट देखना, इट रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी फॉर फाइनेंसिंग द इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मतलब बैंक का इंटरेस्ट रेट, बैंक interest rate. There exists an inverse relationship between ROI and the volume of investment. At a high ROI, the investment spending will be less and vice versa. सर ये समरी बनवा दो, समरी बनवाया था अभी जस्ट, वो समरी को कहाँ लिखना है, इस जगह पे लिखना है, MEI and ROI। ठीक है, अभी जस्ट बनवाया था ना मैं थोड़ी देर पहले, उसी को यहाँ पे तुम लोगों को लिखना है। बात समझ में आ गया, क्लियर है सर। फिर एक्स एंटे एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर में पढ़ेंगे, एक्स एंटे एंड एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। और नेक्स्ट क्लास में हम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। कहां तक जाएंगे सर, ये इन्वेस्टमेंट का पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। फुल एम्प्लॉयमेंट एंड वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट हमको एक क्लास और लगेगा, जिससे हम लोग ये टॉपिक को भी फटाफट से कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हमारा हो जाएगा काम, फिर इक्विलिब्रियम लेवल को शुरू करेंगे। ठीक है, नया टॉपिक इक्विलिब्रियम लेवल को शुरू करेंगे। क्लियर है जी सर, क्लियर है। आज के लिए सर बस करो, अब नेक्स्ट क्लास में एक्स एंटे एंड एक्स पोस्ट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट बता देना। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास के अंदर में करेंगे। बाय बाय एंड थैंक यू।